मेरा नाम अमृता है और आज मैं दुल्हन के लिबास में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। किसी तरह एक एक रुपया जोड़कर मेरे पापा मेरी शादी की तैयारी में लगे हुए थे। मेरा शादी का जोड़ा भी बहुत ही कम दाम का था, लेकिन मेरे लिए यह जोड़ा बेशकीमती था, क्योंकि मेरे पापा ने खून पसीना एक कर करके एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर मेरे लिए इस लहंगे का इंतजाम किया था। और आज मैं इस लाल कलर के लहंगे में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं पूरी तरह से तैयार होकर अपने कमरे में बैठकर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, क्योंकि कुछ ही देर में बारात आने वाली थी। चारों तरफ चहल पहल थी। मेरी सहेलियां मेरे पास बैठकर मेरे होने वाले पति मयंक का नाम ले लेकर मेरे साथ छेड़खानी कर रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, बहुत ही छोटे कर्मचारी थे। उनकी तनख्वाह इतनी कम थी, किसी तरह हमारे घर का गुजारा बसरा हो रहा था। हम तीन बहनें थे और जब मैं जवान हुई तब मेरे माँ पापा ने थोड़ा बहुत कर्ज उठाकर और थोड़ा बहुत उनके पास जो जमा पूंजी थी उन्हें मिलाकर मेरे लिए दहेज बना लिया था। वो लोग चाहते थे कि शादी में किसी तरह की कोई कमी ना हो। हैसियत ना होते हुए मेरी सास के लिए सिल्क की साड़ियां और सोने के टॉप्स खरीदे गए थे और अब देखते देखते ही मेरी बारात आ चुकी थी। शादी का पूरा इंतजाम मेरे पापा ने घर के आंगन में ही किया था, क्योंकि बारात में बस कुछ ही लोग आने वाले थे। अगर हम बारातियों का इंतजाम कहीं और करते तो फिर और अलग से खर्च होता। कम आदमी होने के कारण उनका स्वागत और खातिरदारी घर के आंगन में ही कर दिया गया था। बारातियों के आने पर ढोल की आवाज ने मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सज गई थी। नाच गाने की आवाज मेरे आंगन से उठ रही थी। मेरे छोटे बहन भाई और मेरी सहेलियां बहुत ही उत्साहित होकर बारात देखने आंगन में जा चुकी थी। दिल तो मेरा भी बेताब था कि मैं अपनी बारात को अपनी आंखों से देखूं, लेकिन मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि गांव में एक रस्म था कि होने वाली दुल्हन खुद अपने बारात नहीं देख सकती थी, नहीं तो अपशकुन हो जाता और मैं किसी तरह की कोई परेशानी अपनी शादी में नहीं लाना चाहती थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माँ पापा, जो कि मेरी शादी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मेरे कारण कोई दुख तकलीफ हो। इसलिए मैंने अपने दिल को समझा लिया कि मैं दुल्हन हूँ और मुझे अपनी बारात खुद नहीं देखनी है। मैं अपने दिल की बेताबियों को समझ रही थी। मैं चुपचाप से कमरे में बैठी ढोल की आवाज सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। और फिर उसी वक्त मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आया। वह बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। मुझे कहने लगा, दीदी दीदी, आपके शादी पर नाचने के लिए बहुत सारे किन्नर भी आए हैं और सभी लोग बहुत ही मस्ती में डांस भी कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपको किन्नर से डर लगता है, लेकिन आज डर वाली कोई बात नहीं है। सभी लोग बहुत ही अच्छे से मग्न होकर डांस कर रहे हैं। हम लोगों को आंगन में बहुत ही मजा आ रहा है। यह कहकर वह हंसता हुआ और दौड़ता हुआ बाहर आंगन में चला गया। मेरे छोटे भाई बहन मुझसे बहुत ही खुले मिले हुए थे। वह लोग अपनी हर बात मुझे बताते थे, चाहे कोई बात छोटी हो या फिर बड़ी, हर बात मेरे साथ शेयर करते थे। एक तरफ मेरे दिल में मैके से जुदा होने का गम था, तो दूसरी ओर आने वाली नई जिंदगी को लेकर मैं सपने भी सजा रही थी। मेरी उम्र अभी बस 18 साल की ही हुई थी। मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि मुझसे छोटी मेरी दो और बहनें थी और सबसे छोटा बस एक भाई था। मेरा रिश्ता हमारे पड़ोस में रहने वाली एक मौसी ने करवाया था। मेरे होने वाले पति मयंक उनके दूर के रिश्तेदार थे। बस आनन फानन में रिश्ता तय हो गया था। और रिश्ता तय होते ही मेरी सास ने कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है, रिश्ता तय होते ही लड़के की माँ को उनके पसंद के कपड़े और सोने के टॉप्स दिए जाते हैं। यह मेरी सास की पहली फरमाइश थी। मेरे माँ पापा चाहते थे कि किसी तरह से यह रिश्ता हो जाए, और फिर मेरी माँ ने अपने कानों में पहने झुमके बेचकर मेरे ससुराल वालों को अच्छे से अच्छे कपड़े और मेरी सास के लिए एक सोने के टॉप्स बनवा दिए। घरेलू फर्नीचर, जरूरत की हर चीज मेरे पापा ने मुझे इधर उधर से कर्जा लेकर बनाकर दी थी, ताकि उनकी बेटी ससुराल में इज्जत के साथ रह सके। मैं अपने पापा की जितनी भी इज्जत और सम्मान करूं उतना ही कम था। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। पापा हम तीनों बहनों को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखते थे और वो हमेशा चाहते थे कि मेरी बेटियों को जीवन में किसी चीज की कोई कमी ना रहे। हर वक्त कोशिश करते रहते थे
कि हम लोगों की हर जरूरत को पूरा कर सके। अभी मैं बस यही सब सोच ही रही थी और बाहर जोर जोर से हल्ला गुल्ला और हंसने की आवाज भी आ रही थी, जिस कारण मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूल रहे थे। सारी रौनक मेरे आंगन में सजी हुई थी। बिना देखे भी मैं बाहर हो रहे हंगामों से अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। अचानक से ढोल की आवाज आना बंद हो गई। एकदम से ना जाने क्यों खामोशी सी छा गई थी, जैसे कि आंगन में कोई हंगामा हो ही ना रहा हो। और फिर मेरे दिमाग में आने वाले ख्याल ने मुझे दिलासा दिया कि शायद पंडित जी ने सब लोगों को हल्ला गुल्ला करने से मना कर दिया होगा और फेरों का समय हो चुका होगा, इसलिए अब मेरी सहेलियां मुझे लेने के लिए आएगी और फिर मेरी शादी की रस्में शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर मेरे पापा की रोने की आवाज ने मुझे बेचैन सा कर दिया। मेरे कमरे की खिड़की आंगन में खुलती थी, लेकिन मैं खिड़की के पास नहीं गई थी। अगर किसी की नजर मेरे ऊपर पड़ गई होती, लोग क्या सोचेंगे, कैसी दुल्हन है। लेकिन अपने पापा के रोने और गिड़गिड़ाने पर मैं पूरी तरह से कांप उठी थी और अब मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं उठकर खिड़की के पास आ गई। मैंने जरा सा खिड़की खोलकर देखा। मेरे पापा मेरे ससुर के पैरों में बैठे थे और कह रहे थे, भगवान के लिए मेरी बेटी की बारात यूं वापस लेकर मत जाओ। और यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वह लोग क्यों मेरी बारात वापस लेकर जा रहे थे, और यह सोचकर ही मुझे चक्कर सा आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत ही बेचैन हो रही थी। डर के मारे मेरा शरीर थर थर कांपने लगा था। मेरी सास और होने वाले पति के माथे पर भी बल पड़े हुए थे। उन दोनों के चेहरे पर भी मुझे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मेरे ससुर मेरे पापा से कहने लगे, तुम लोगों को दामाद की इज्जत और सम्मान करने नहीं आता। मेरे बिरादरी वाले मुझे बातें सुना रहे थे कि किस कंगाल के घर में आपने हीरे जैसे बेटे का रिश्ता तय कर दिया। अब यहाँ तो आप लोग मेरे बेटे को दहेज में काट दीजिए या फिर हम लोग बिना शादी के बारात लेकर वापस चले जाएंगे। यह सब सुनकर तो मेरे सर पर आसमान ही गिर गया था। मेरे पापा यूं उनके सामने शर्मिंदगी से हाथ जोड़े खड़े थे, जैसे कि उनसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब मेरी बारात वापस जा रही थी और किसी बाप के लिए यह किसी बहुत बड़े सदमे के समान था कि उसकी बेटी की बारात बिना कोई कसूर के यूं ही लौट कर जाए। यह कोई छोटी बात तो ना थी। माँ बाप की इज्जत आज मिट्टी में मिल जानी थी और लड़की के सर पर जिंदगी भर के लिए एक कालिख लग जाना वह अलग ही बात थी। ना जाने अब दुनिया किस किस नाम से मुझे पुकारेगी। जीते जी दुनिया वाले इस तरह की लड़की का जीने का हक छीन लेते हैं। दोबारा कहीं रिश्ता होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सब तो यही कहेंगे कि जरूर ही इस लड़की में कोई कमी रही होगी, जो यूं ही बारात लौट गई। और इन सबसे ज्यादा तो मेरे माँ पापा अब कभी भी समाज के सामने सर उठाकर ना चल पाएंगे। लड़के वालों ने जो फरमाइश की थी वह मेरे पापा अपने आप को बेचकर भी नहीं पूरा कर सकते थे। हमारे जैसे गरीबों की बच्चियां इसी वजह से बाप के ही चौखट पर बुढ़ापे की दहलीज पर जा पहुंचती है, क्योंकि उनके माँ बाप के पास लड़के वालों की फरमाइश पूरी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मैं तो यूं हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। मेरी माँ मेरी सास के सामने हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। एक पल भी हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। हर तरफ सिर्फ गम ही गम दिखाई दे रहे थे। आंगन में मौजूद सब लोग एकदम से खामोश भूत बने इस तमाशे को देख रहे थे। और वह इंसान जो मेरा ससुर बनने जा रहा था, लग रहा था कि इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में कोई शैतान हो। उनका दिल इतना कठोर हो गया था जैसे कि उनके सीने में दिल ही ना हो। मेरा पढ़ा लिखा पति अपने हाथों का प्रदर्शन करके बार बार मेरे पापा की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। कहने लगा, जब यह लोग मुझे अभी इज्जत नहीं दे रहे हैं तो फिर शादी के बाद क्या देंगे। मुझे इंसान की इतनी छोटी और घटिया सोच पर अफसोस होने लगा था। यह इंसान इज्जत का संबंध केवल पैसों से ही तौल रहा है। जिनके पास देने के लिए दान दहेज नहीं होता, वह क्या दामाद की इज्जत नहीं करता। मुझे आज यह बात समझ में आ रही थी, क्यों बेटी पैदा होने पर हम जैसे गरीब लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीर गहरी हो जाती है। क्यों बेटी होने के पर गरीब के घर में मातम सी छा जाती है। वजह यही है कि बेटियों के खातिर ही बाप अपने आप को बेच देता है, जबकि बेटों में यह नौबत नहीं आती है। उस समय मेरे दिल खून के आंसू रो रहा था।
मेरे पापा के आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उनकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी, वो पूरी तरीके से कांप रहे थे और दोनों हाथ जोड़कर मेरे होने वाले ससुर से अपनी इज्जत की भीख मांग रहे थे। मेरे पापा जो गरीबी में 2 रोटी कम खा लेते थे, लेकिन आज तक कभी भी उन्होंने किसी के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई थी। लेकिन आज वो मेरी इज्जत के खातिर किसी भिखारी की तरह गर्दन झुकाने को मजबूर थे। मुझसे अब रहा नहीं गया, क्योंकि अब मैं अपने पापा को और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती थी। अब मैं भी आंखों में आंसू लिए आंगन में आ गई। मुझे देखते ही सारे बाराती एक दूसरे के मुंह देखने लगे थे। मैंने आगे बढ़कर अपने पापा के जुड़े हुए हाथ को पकड़ लिया और कहा, पापा अब बस बहुत हो चुका। कोई जरूरत नहीं आपको किसी के भी सामने खुद को झुकाने की। इन्हें बारात वापस लेकर जानी है तो ले जाए, मुझे खुद ऐसे घर में नहीं जाना जो सारी जिंदगी दहेज के नाम पर मेरे माँ पापा का खून चूसता रहे। नफरत है मुझे ऐसे इंसानों से जो अपने आप को सभ्य और संस्कारी बताते हैं, जबकि ऐसे इंसान जानवर से भी बदतर होते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, तौबा तौबा, लड़की की जुबान कितनी लंबी है और दुल्हन तो बड़ी बेशरम है। किस तरह बेशर्मों की तरह मुंह उठाए हुए अपनी शादी के लिए मना कर रही है। अच्छा हुआ जो इन लोगों की असलियत हमारे सामने अभी खुल गई। मेरी बात का वह औरत कितना गलत मतलब निकाल रही थी। वहां बारात के साथ आए सारी औरत मेरे सास के हाँ में हाँ मिलाने लगी और मेरे बारे में अपने अपने विचार रखने लगी। मेरी माँ मेरे पास आकर मुझे चुप हो जाने के लिए कहने लगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी चुप ना रही। और लोग अपनी बारात वापस ले जाने लगे। मेरे पापा उन्हें हाथ पकड़ पकड़ कर रोक रहे थे, उनके सामने विनती कर रहे थे, ऐसे मत करो, मेरी इतनी मासूम सी बच्ची बदनाम हो जाएगी। दोबारा इसकी बारात दहलीज पर कभी भी नहीं आएगी। भगवान के लिए मेरे बच्ची के साथ यह जुल्म मत करो। अपने बाप की बेबसी देखकर मेरा दिल फटा जा रहा था। मेरी वजह से जो गम उन्हें मिला था, मेरा जी चाह रहा था कि यह धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। हमारे अपने मोहल्ले के लोग अभी भी खड़े हमारी तरफ देख रहे थे। एक तरफ शादी में आए कुछ किन्नर भी खड़े थे, जो शायद अपने पैसों के चक्कर में नाचने गाने आए थे। मेरे पापा वहीं जमीन पर ढेर हो गए। मैं जल्दी से उनके पास गई, उन्हें बाजू से पकड़कर सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया, लेकिन मेरे पापा की रंगत बिल्कुल सफेद सी हो गई थी। कहने लगे, मेरी बच्ची की बारात अब कभी नहीं आएगी, कोई इसे इज्जत के साथ ब्याह कर नहीं ले जाएगा। मेरी मासूम बच्ची का इन सब में क्या दोष था? यही कि हम गरीब हैं, ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। ना जाने उन्हें क्यों मेरा गम सताए जा रहा था। हालांकि मैं अपने पापा को तसल्ली दे रही थी कि पापा आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करो, उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए। ऐसे लालची लोगों से आपकी बेटी बच गई। उनका हाथ और पूरा शरीर थर थर कांपे जा रहा था, उनके आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी माँ और बहन भाई सब रो रहे थे। तभी सामने रसोईया आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि बारातियों के लिए खाना तैयार है, बारातियों को खाना कब खिलाना है आप बता दे, हम गर्मा गर्म पूरियां तलना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि गरम गरम खाना बारातियों को मिल सके। लेकिन अंदर का उदास माहौल देखकर वह लोग भी अब चुप हो गए थे। फिर तभी मेरे पापा खड़े होकर मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर कहने लगे, अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो भगवान के लिए कोई मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उसे अपने घर की इज्जत बना लो। आप लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा कि मेरी बेटी निर्दोष है, उसकी कोई भी गलती नहीं थी, बस गलती मेरी ही है। मैं गरीब हूँ और ज्यादा दहेज नहीं दे सकता। मेरे पापा हर एक से हाथ जोड़ जोड़ कर विनती कर रहे थे, कोई तो ऐसा इंसान हो जो मुझसे शादी कर ले। लेकिन इतनी भीड़ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लेता। सभी खामोश खड़े थे। सारे मोहल्ले वाले, जानने पहचानने वाले सब मुंह मोड़कर अपने अपने घर को चले गए थे। और फिर तभी एक किन्नर मेरे पापा के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अंकल आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं तो अभी अपनी बारात के वापस लौट जाने का ही मातम बना रही थी कि किन्नर के मुंह से यह बात सुनकर तो मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। एक किन्नर से मेरी शादी कैसे हो सकती थी, यह सोचकर मेरे पूरे शरीर में खून दौड़ने लगी थी। मुझे तो बचपन से किन्नर लोगों से बड़ा ही डर लगता था। मैंने अपने दिल को समझाया कि उस किन्नर ने मेरे पापा का दिल रखने के लिए ऐसा कहा होगा। मेरे पापा तो ऐसा कभी नहीं कर सकते।
मैं अभी यही सोच रही थी कि पापा उस किन्नर को बड़ी ही गौर से देखने लगे। फिर सामने खड़े पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी मेरी बेटी की शादी का मंत्र पढ़ना शुरू करे। और यह सुनकर तो मैं पूरी तरीके से चक्कर खाकर रह गई थी। पापा ऐसे कैसे कर सकते थे? हाँ, मैं मानती हूँ कि उनके ऊपर जो दुख का पहाड़ टूट पड़ा था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बड़ा सदमा उनको लगा था। लेकिन मेरे ऊपर भी तो वैसे ही गम का पहाड़ टूटा था। अभी तो मैं इस गम से संभल भी नहीं पाई थी कि पापा की बात ने मुझ पर एक और पहाड़ तोड़कर रख दिया था। मैंने पापा के हाथ पकड़ लिए और कहा कि पापा आप यह क्या कर रहे हो? मैं कैसे किसी किन्नर से शादी कर सकती हूँ? मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। इस किन्नर के साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? मुझे तो इन लोगों से पहले से ही डर लगता था। मुझे याद आने लगा जब हमारा भाई पैदा हुआ था, तब पापा ने घर पर खूब सारे किन्नर बुलाए थे और मैं इधर कमरे का दरवाजा बंद करके डर के मारे अंदर ही बैठी रही थी। पापा कहने लगे, बेटी अब हमारी इज्जत तेरे हाथों में ही है। तेरी दो छोटी बहनें हैं और आज अगर तू विदा होकर ना गई तो तेरी बहनों की शादी में भी रुकावट पड़ जाएगी। लेकिन मैं ऐसे कैसे कर सकती थी? मैंने कहा, पापा मैं कैसे किसी किन्नर से शादी कर सकती हूँ? मेरी दो छोटी बहनों को बचाने के लिए आप मेरी कुर्बानी कैसे दे सकते हैं? पापा कहने लगे कि मेरी इज्जत रख लो। मैं रोने लगी थी। पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर यह सब देखकर मैं एकदम से चुप हो गई थी। मैं शायद पहली लड़की होगी जिसकी शादी किसी किन्नर से हो रही थी। और अब मैं थी कि मेरा पूरा शरीर अब कोई हरकत ही नहीं कर रहा था। मैं अपने पापा के घर से अपना बेजान शरीर लिए विदा हुई थी। शादी होने की कुछ ही देर बाद मैं टैक्सी के पिछले सीट पर किन्नर के साथ बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। उस किन्नर से मुझे बहुत ही ज्यादा डर महसूस हो रहा था। वह तीन किन्नर थे जो मेरी बारात के साथ ही नाचने के लिए आए थे। मैंने तो आंखें भरकर अपने पति को देखा भी नहीं था। टैक्सी ड्राइवर के साथ जो मेरा पति था वह अगली सीट पर बैठा हुआ था और दो मेरे साथ पिछली सीट पर बैठे हुए थे। न जाने यह मेरे साथ क्या हो गया था। मैंने तो अपने होने वाले पति को लेकर क्या क्या सपने संजोए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मुझे यूं धोखा देगी और आज रात मेरी शादी एक आम इंसान से नहीं बल्कि एक किन्नर के साथ हो जाएगी। मैं अपने आने वाले समय के बारे में सोच सोचकर खून के आंसू रो रही थी। मैं लगातार रोए जा रही थी कि फिर कुछ घंटों बाद ही गाड़ी एक छोटे पुराने से इलाके के अंदर एक छोटी सी मकान के सामने रुकी थी। मेरे बगल में बैठे किन्नर ने मुझे गाड़ी से उतारने में मदद की। फिर जो मेरा पति था वह टैक्सी ड्राइवर को पैसा देने के बाद मुझे घर के अंदर ले गया। लेकिन जैसे ही मैं उसके घर के अंदर दाखिल हुई थी, एक और तूफान मुझे देखने को मिली थी। वहां 4-5 और भी किन्नर थे जो एक दूसरे के साथ अनपढ़ की तरह लड़ रहे थे। उन सब की उम्र यही कोई 15-16 साल की थी। मेरे पति उन सभी को डांटने लगे। वह लोग एकदम से शांत होकर एक किनारे खड़े हो गए और मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। तभी उन्हीं में से एक किन्नर ने बताया कि हमारे बॉस ने इस लड़की से शादी कर ली है। वो बॉस जो कि मेरा पति था, शायद वो वहां सबसे बड़ा था और सबका बॉस था। यह सुनने की देर थी कि वह कम उम्र के किन्नर नाचने लगे। पूरे घर में एक हंगामा सा मच गया। यह सब देखकर मैं भी डर गई। ढोल पर नाच गाने ऐसे शुरू हो गए जैसे उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। मैं गेट पर खड़ी अपनी जिंदगी का तमाशा देख रही थी। फिर तभी मेरे पूरे शरीर में अचानक से बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि मेरे हाथों को मेरे पति ने अपने हाथों से पकड़ लिया था और मुझे कमरे के अंदर लेकर जा रहा था। मैंने तो अभी तक उसे नजर उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि मुझे उसके बारे में सोचकर ही घिन आ रही थी। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने मेरे हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था और अब वो मुझे सामने बने कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं बच्चों को खाना खिलाकर आता हूँ। यह कहकर वह चला गया। बाहर एक शोर सा मचा हुआ था। वहां सबसे छोटा किन्नर कह रहा था कि बॉस तो कह के गए थे कि शादी पर जा रहे हैं, वापसी पर स्वादिष्ट खाना लेकर आएंगे, और हम तो उस स्वादिष्ट खाने के इंतजार में ना जाने कब से बैठे हुए थे। फिर अब हम सब यह सब सड़ा हुआ खाना क्यों खा रहे हैं? हमें क्यों रूखी सूखी रोटी के साथ आमलेट खाना पड़ रहा है? वो बच्चा फिर से कहने लगा, बॉस आपने कैसी दुल्हन के साथ शादी की कि हमें शादी का खाना तक ना दिया। बाहर की सारी आवाज अंदर आ रही थी।
मेरा पति, जिसे सब बॉस कहकर बुला रहे थे, उसकी एक ही दहाड़ पर सब चुप हो गए थे। यहाँ तक कि मैं भी अपने कमरे में बैठी कांप रही थी। उसने कहा, चुपचाप से खाना खाओ, आराम से कमरे में जाकर सो जाओ। मुझे कुछ भी बहस नहीं चाहिए। उसके बाद बाहर से किसी भी शोर की आवाज नहीं आई थी। 1 घंटे तक मैं अपनी बुरी किस्मत पर रोकर मातम मना रही थी और तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरा दिल मेरे सीने के अंदर थमसा गया था। दरवाजा बंद हुआ तो मुझे लगा मेरी सांसें रुक जाएगी। एक किन्नर के साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोचकर ही मेरी रूह कांप गई थी। वह इंसान उस समय लेडीज कपड़े में नहीं था, बल्कि अब उसने अपने कपड़े बदल दिए थे। जब वह नाच गाना करने के लिए गया था, उसने साड़ी पहन रखी थी, लेकिन अब उसने वह साड़ी उतारकर जींस और शर्ट डाल रखी थी। लेकिन मेरा यह हाल था कि आज मेरी जान ही निकल जाएगी। वह मेरे करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे बहुत ही अफसोस है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। यह कहकर उसने मेरे हाथों को अपने हाथों से थाम लिया। तभी मेरी नजर उसके खूबसूरत हाथों पर गई थी, जिनके नाखून पर नेल पॉलिश लगी हुई थी। उसके हाथ और मेरे हाथों में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं था। उसके हाथ लड़कियों की तरह खूबसूरत नजर आ रहे थे। उसकी संगत का सोचकर ही मेरी हालत खराब सी होने लगी थी। यहाँ तक कि अब मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा था। उसे क्या जरूरत थी आगे बढ़कर मुझसे शादी के लिए हाँ करने की, जैसे सब लोग बूथ बने खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। यह भी चुपचाप तमाशा देखता और घर चला जाता। जब इसे पता था यह किन्नर है, तो क्या जरूरत थी एक नॉर्मल सी लड़की से शादी करने की। मेरी सांसें गुस्से के मारे अब तेज तेज होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे शरीर से जान ही निकल रही है। और फिर पता नहीं मैं कब अपने होश खो बैठी थी। बात ही ऐसी थी, कोई भी लड़की ऐसी सिचुएशन में या तो मर सकती है या बेहोश हो सकती थी, और मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अकेले बेड पर लेटी हुई थी। वह आदमी जमीन पर बिस्तर बिछाए सो रहा था। मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा था। शक्ल से तो वह लड़का ही लग रहा था, लेकिन औरत की तरह उसके हाथ पैर बहुत ही खूबसूरत थे। उसकी रंगत भी बहुत ही गोरी सफेद थी। हाँ, सर के बाल एकदम मर्दों के ही जैसे थे। मैं गौर से इसका जायजा लेने लगी थी। अभी भी मैं अपने शादी वाले लहंगे ही पहनी थी। मैंने कमरे में मौजूद अलमीरा खोलकर देखा। वहां पर बहुत से लेडीज कपड़े रखे हुए थे। क्योंकि मैं एक किन्नर की पत्नी थी, तो मुझे कपड़े तो आसानी से मिल ही सकते थे। मैंने वॉशरूम से बाहर आई, तब तक वह किन्नर भी उठ गया था। उसने मुझ पर एक भरपूर नजर डाली थी। उसकी बेताबी से नजर से मेरा पूरा शरीर में चींटियां सी दौड़ गई थी। मुझे अपने इस हालत पर हैरत हुई थी। वह मर्द तो था नहीं, लेकिन उसकी नजर इतनी तेज और दिल में उतर जाने वाली क्यों थी। मैं उसकी इतनी तेज और दिल में उतर जाने वाली बेताबी नजरों को देख ना सकी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैंने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और बेड पर आकर सिमट कर बैठ गई थी। वह भी सीधा वॉशरूम गया था। बाहर आते ही कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद मेरे लिए गिलास में दूध लेकर आया और कहने लगा, इसे पी लो, तुम रात से ही भूखी हो। मुझे भूख तो बहुत ही तेज लगी थी, लेकिन मैंने वह गिलास नहीं पकड़ा। वह शायद मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर मेरे अंदर की हालत समझ गया था। कहने लगा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। चलो जल्दी से सारा दूध पी लो, मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता बनाकर देता हूँ। मेरे हाथ में वह गिलास का दूध देकर बाहर निकल गया था। मैंने एक घुट में ही सारा दूध अपने अंदर उतार लिया था। फिर वह मेरे लिए नाश्ता ले आया। 2 दिन तक मैं कमरे में ही रही। मेरा बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था। उस इंसान ने मुझे वाकई कुछ नहीं कहा था, यहाँ तक कि मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। मैं बेड पर सोती थी और वह नीचे चादर बिछाकर सो जाता था, लेकिन उसकी नजरें मुझे उलझन में डाल देती थी। समय यूं ही बीतने लगा और अब मैंने किचन संभाल लिया था। मुझे हैरत इस बात पर होती थी, जो कम उम्र के किन्नर लड़के थे वह स्कूल जाते थे। मेरा पति उन्हें शिक्षा दिलवा रहा था। हालांकि जब भी वो वापस आते तो उनमें से 1-2 रो ही रहे होते थे और रोते हुए मेरे पति से कहते कि सब बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे टीचर भी हमें अजीब नजरों से देखते हैं, तुम क्यों हमें स्कूल भेजते हो, हमें सारी जिंदगी नाच गाना ही तो करना है, पढ़ लिख कर क्या करेंगे। लेकिन मेरा पति कहता, मुझे तुम लोगों को अच्छी शिक्षा दिलवाना है,
तुम लोगों की बातों को अगर आज सहन कर लोगे तो कल जब कुछ बन जाओगे तो यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। मुझे उस इंसान की बातों ने हैरत में डाल दिया था। वह 6 किन्नर थे, तीनों 24 से 25 साल के उम्र के और 3 15 से 16 साल के। धीरे धीरे मुझे उस पर यह राज खुला कि वह इंसान बचपन से ही उन बच्चों को पाल रहा था। इन तीनों बच्चों के माँ बाप ने उन्हें पैदा होते ही फेंक दिया था। मेरे पति ने बच्चों को सहारा दिया था और बचपन से अब तक पाल पोस रहा था। 3 किन्नर नाच गान करने के लिए जाते थे, कभी कभी पूरी रात घर पर भी नहीं आते थे, कभी कभी देर रात से ही घर लौटते थे और जो बच्चे थे वो घर पर ही रहते थे और अपनी पढ़ाई वगैरह पर ध्यान देते थे। मेरे पति ने मुझे नए कपड़े भी लाकर दे दिए थे। वह मेरा बहुत ही ख्याल रखता था। हमारे बीच बस एक एहसास का रिश्ता था। मैं भी उसके सारे काम चुपचाप कर दिया करती थी, लेकिन एक बार जो मेरे साथ हुआ उसने मेरा होश उड़ा दिया। रात को तीनों किन्नर नाच गाने के लिए गए हुए थे और बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। तभी कोई हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो आवाज आई कि दरवाजा खोलो, हम पुलिस वाले हैं। यह सुनकर तो मैं डर गई थी। मैंने दरवाजा खोल दिया तो 2 लड़के घर के अंदर दाखिल हो गए और कहने लगे, हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। जब से हमें पता चला है कि बॉस ने एक लड़की से शादी कर ली है, हमें बहुत ही हैरत हुई। भला एक किन्नर ने एक लड़की से शादी क्यों की? वह भला तुम्हें क्या खुश रख सकेगा? इसीलिए हमने सोचा कि वह किसी काबिल तो है ही नहीं, तो क्यों ना हम ही तुम्हें खुश कर दे, तुम्हारे ख्वाहिश को पूरा कर दे। उस समय छोटे किन्नर भी सो चुके थे। लड़कों की बातों को सुनकर मैं काफी डर गई। मैंने कहा, मेरे घर से निकलो वरना मैं शोर मचा दूंगी। लेकिन वह लोग मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गए तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी और मेरे चिल्लाने से वह तीनों बच्चे उठ गए थे। वह मेरा दरवाजा जोर जोर से बजाने लगे थे। वह लड़के मेरी तरफ गलत इरादे से बढ़ रहा था और तभी मेरा किन्नर पति आ गया। उसने मेरी चीख पुकार सुनी। वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया, उन लड़कों को खूब मारने लगा और कहने लगा, अगर मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल लूंगा। मैंने अपने पति का इतना गुस्सा वाला रूप पहली बार देखा था। वह लोग डरकर भाग गए थे। वो बहुत ही गुस्से में थे। पहली बार मुझ पर भी चिल्लाकर बोले, तुमने दरवाजा क्यों खोला? खबरदार, जो मेरी गैर मौजूदगी में तुमने दरवाजा खोला। मैं तो पहले ही रो रही थी। उसकी डांट पर और भी रोने लगी और मैं दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद रात को जब वो मेरे कमरे में आए तो मैंने नाराजगी से अपनी करवट बदल दी, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि वह नीचे बिस्तर पर सोने की बजाय आज मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे कहने लगा, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ और वह यह है कि मैं किन्नर नहीं हूँ बल्कि एक नॉर्मल लड़का हूँ। मैं एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा था, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सका। लेकिन जन्म से ही मेरे हाथ पैर लड़कियों जैसे थे, चेहरा भी कुछ कुछ लड़कियों जैसा ही था। मैं बहुत ही खूबसूरत था, सफेद रंगत, गुलाबी ओठ, बड़ी बड़ी काली आंखें। हर कोई मुझे देखकर लड़की होने का गुमान करता था। फिर धीरे धीरे सब मुझे किन्नर समझने लगे। मैं बड़ा हुआ तो लोगों ने मुझे लड़का कहने और समझने से इनकार कर दिया। मुझे कोई भी काम पर नहीं रखता था, कहता था तुम किन्नर हो और जानबूझकर लड़का बने हो। फिर मुझे यही ठीक लगा, सोचा अपनी जिंदगी किन्नर बनकर ही गुजार लूं और ऐसे नौजवान की जिंदगी संवारूं जो सच में किन्नर हो। इसलिए मैं नाच गान करके जिंदगी यूं ही गुजारने लगा। लेकिन तुम्हारी शादी में तुम्हारे पापा को रोता हुआ देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ और इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताता, तुम उस रात बेहोश हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा समय देना चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो रही थी। वह तो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने यह सब कहते कहते मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो वह कह रहा था सच था और अब उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और मैं इनकार भी ना कर सकी। वह पूरी रात मुझ पर प्यार की बारिश करता रहा। सुबह लगभग 9 बजे मेरी आंखें खुली तो मैं हड़बड़ाकर उठी। इतनी देर तक मैं कैसे सोई रही? शायद पूरी रात जागने का असर था। फिर मैंने अपने सोते हुए पति की तरफ नजर डाली। वह सोते हुए कितना प्यारा और मासूम लग रहा था।
इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। वह कितना महान था। मुझे अपने पति पर बहुत ही प्यार आ रहा था। फिर मैंने उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। मेरे ऐसे करते ही वह उठ बैठा और मुझे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। मैंने कहा कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिया और हाथों को चूमता हुआ बोला, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। कोई भी नॉर्मल लड़की की शादी अगर किन्नर से हो जाए तो उसका सिर्फ यही रिएक्शन होगा, इसलिए मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। मैंने सुकून से उसके सीने पर अपना सर टिका दिया और अब मेरी आगे की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी गुजरने लगी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।